हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था हर्षवर्धन काल के बारे में। आपको याद भी होगा जब ये वीडियो पब्लिश की थी, हर्षवर्धन काल संपूर्ण करवाया गया है पिछली वीडियो में। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो उसको ही कंटिन्यू करेंगे, उसको जो भी वो वीडियो है उसकी आगे, कि हाँ उसके बाद कौन सा वंश आया था हर्षवर्धन के बाद। क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में सभी को पता है, लेकिन अगर हम कहें कि हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे डीप से, ताकि हमारा क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, हम हर वीडियो में कहीं ना कहीं से लगाते हैं, तो हमें अकेला ये नहीं देखना होता कि हमें आता कितना है। क्योंकि देखो, जब मैं भी एज ए स्टूडेंट अब वीडियो लगा लिया, कहीं ना कहीं हो जाता है, तो वो आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ही आपका इम्प्रूवमेंट करवाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको ये क्वेश्चन करने के या ये वीडियो लगाने के बाद कंप्लीट आ जाएगा, तो देखो ऐसा नहीं, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन अगर आप बार बार रिपीट मोड पे उस चीज़ को करोगे, ये ना सोचा करो कि हाँ इसको हमने याद रट्टा लगाना है, ये वो है। अपनी नॉलेज के लिए कि उसको कहानी टाइप में एक लगा लो, कहानी लगा लो, एक तरह से उसको ऐसे याद किया करो इंटरेस्ट लेके, ताकि उसमें से जो भी फैक्ट होंगे, ना आने से अच्छा है कि कुछ तो उसमें से फैक्ट आते हैं। तो उसी हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको इसको मन लगा के सुनना है, ये मत सोचना कि हाँ कि हमें इसको याद करना है। वो याद करने का बाद में आपका थॉट है वो खुद ब खुद चेंज होने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन काल के बाद जो वंश आया था वो कौन सा रहा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसमें पढ़ेंगे हम कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में अगला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो हर्षवर्धन की जैसे ही डेथ हुई, तो उसके बाद क्या हुआ था? किसका हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश का, ये लगा लो, स्टार्टिंग हुआ था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया? गुर्जर प्रतिहार, ये आपको पता लग चुका है। उसके बाद हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत नागभट्ट द्वितीय से मानी जाती है। अब जैसे ही मतलब हर्षवर्धन काल में जो पुलकेशन द्वितीय थे, उन्होंने हर्षवर्धन को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और उसके बाद जब ये काल आया, तो ये कौन सा आया फिर? हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश। और इसमें अगर बोलेंगे कि जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो उसका संस्थापक था पुष्यभूति था ना, तो यहाँ भी क्या होगा? कोई ना कोई संस्थापक रहा होगा जिसने इसकी शुरुआत की थी। तो वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय थे। तो इन्होंने क्या किया था? इसका शुरुआत की थी वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो इसमें अगर स्टार्टिंग में बोलेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले किस वंश के संस्थापक ने उसकी क्या किया, स्टार्टिंग किया, तो वो कौन रहे हैं? नागभट्ट द्वितीय रहे हैं। तो इसमें तो कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये पता लग चुका है आपको कि नागभट्ट द्वितीय के आने से गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट हो गया। तो नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को, अब ये भी है कि उनके बाद मतलब उनके बाद छोटे मोटे राजा रहे थे। तो अगर बोलेंगे कि एक कंटिन्यू सीक्वेंस में कौन रहा, तो वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसको हम एक तरह से इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ इनके बाद इनका शासनकाल रहा। तो नागभट्ट द्वितीय ने किनको पराजित किया था? धर्मपाल थे, उनको धर्मपाल को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो हरियाणा प्रदेश पर किसका अधिकार हो गया था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। उनका जो मेन हेड लगा लो वो कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। किनको पराजित किया था? धर्मपाल जी को। ये आपके याद हो चुका है। उसके बाद अब इसी में है कि जो मिहिर भोज नामक था एक चीज़, मिहिर भोज प्रथम, ये एक व्यक्ति था। इसने क्या किया? शासनकाल किया हरियाणा पे। कब किया इन्होंने? 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक क्या किया इन्होंने? शासनकाल किया। इनका राजा कह सकते हैं इनको एक तरह से। तो ये भी बहुत फेमस था, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र से क्या करता है? रिलेट करता है, और क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है। तो मिहिर भोज प्रथम 836 ईस्वी से। अब इसको याद रखना है आपको कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसमें मेन वंशी का जो हमने लगा लो जिन्होंने शुरुआत की थी, किसको हराया था और कौन जीते थे, वो आपने याद कर लिया। नागभट्ट द्वितीय थे, हराया किसको था? धर्मपाल जी को। अब अगर ये सबको आता है कि हरियाणा में हर्षवर्धन काल क्या रहा है और उसमें क्या क्या हुआ था, वो मैंने भी आपको जितना एग्ज़ाम के बिहाफ से इम्पोर्टेंट था वो मैंने उसका सब का सब मैंने कंप्लीट करवा दिया। उस वीडियो के बाद आप इसको कंटिन्यू करना।
तो ये भी आपको पता लग चुका है कि अगर हमें बोले कि हर्षवर्धन काल के बाद किसका वंश का ये रहा, एक गढ़ रहा, एक यह शासनकाल रहा, तो वो कौन था अपना, इसमें नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, अब इसमें ये पढ़ते हैं कि मिहिर भोज का क्या रिलेशन है, जो ये कुरुक्षेत्र से रिलेट करके क्वेश्चन आता है। मिहिर भोज प्रथम था, फर्स्ट कह लो 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक क्या रहा, राजा रहा। मिहिर भोज के राजा के समय का पेहवा अभिलेख मिला है, तो उनके टाइम पे क्या था, एक पेहवा, एक लगा लो, एक अभिलेख मिला है, उनसे रिलेटेड एक तथ्य प्रमाण मिले हैं। यहाँ घोड़ों का एक बड़ा व्यापार के अंदर था, तो उस अभिलेख से हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोड़ों का क्या था, एक ट्रेडिंग का वो लगा लो, हब लगा लो, एक ऐसे था कि वहाँ से घोड़े खरीद बेच होते थे। वो एरिया कौन सा था, पेहवा। और पेहवा में किसके टाइम पे था ये, मिहिर भोज राजा फर्स्ट थे, ये भी याद रखना भी समय। ठीक है, कब से कब तक शासन रहा, 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी तक। ठीक है, मतलब कितना रहेगा ये आप देख लेना, अप्रोक्स ये 40 से अब ज़्यादा ही बैठेगा ये। इतने साल तक इन्होंने क्या किया, राजा शासन किया, जब भी तो इनको इंक्लूड किया। और इनके टाइम पे फेमस चीज़ क्या थी कि इनका क्या था, इनके टाइम पे घोड़ों का एक बड़ा व्यापारी के अंदर था। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था पहले कि घोड़ों का एक बड़ा व्यापारी के अंदर था, वो कहाँ से अभिलेख मिला है हमें, पेहवा से। और ये ऐसे क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे आप बोल सकेंगे जब ये ट्रेडिंग हब था तो यहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर घोड़ों की खरीद बेच होती थी। मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य किया और अपने राज्य का पूरा भार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया। और फिर क्या हुआ, मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने का वो एक गोल रखा कि मैं अब क्या करूँगा, मैंने बहुत मतलब यहाँ पे शासनकाल कर लिया है, आप इसको कंटिन्यू करो। किसको, जो अब उनका क्या है शासन रहा है उसको आप क्या करो, गद्दी लगा लो, उसको क्या करो, कंटिन्यू करो। तो उन्होंने अपने पूरा भार किसको दे दिया, अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया। और महेंद्रपाल अब क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। किनके पुत्र थे वो, मिहिर भोज फर्स्ट के। आपको यह पता लग गया, म से मिहिर भोज और महा से ही क्या है, महेंद्र। तो इनको आपने कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर मिहिर भोज के पुत्र का नाम बोलेगा तो आपको ये भी याद रखना है, महेंद्र रहा। ठीक है, तो अब ये भी आपका कंटिन्यू हो चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, महेंद्रपाल मिहिर भोज के पुत्र थे, तो ये भी आपको पता लग चुका ही है। जो कन्नौज की गद्दी पर बैठे महेंद्रपाल के समय का एक पेवा अभिलेख मिला है, इससे पता लगता है कि जो कन्नौज की गद्दी, अब यहाँ पे क्या था, पेवा पे है ना, अब ये क्या है, तो उसके पास में ही लगा लो कि जो कन्नौज की गद्दी थी ना, इस पर कौन बैठे थे, महेंद्रपाल के समय पेवा अभिलेख मिला। तो उस टाइम पे पेवा अभिलेख में पता लगा है कि इनका किस पे शासनकाल रहा था, एक और कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठे थे, महेंद्रपाल। उससे पहले शासनकाल अगर पुष्यभूति में था तो वो आपको पता है कि कन्नौज की गद्दी पे कौन था। ठीक है, और यहाँ पे थानेसर पे कौन था, ये सारी की सारी आपको बता देती कि फर्स्ट राजधानी कौन बनाई थी। लेकिन अब वो तो क्या हो चुके थे, डेथ हो चुकी थी उनकी, तो हर्षवर्धन की। तो उनके बाद कंटिन्यू शासनकाल तो चलता रहेगा। तो मिहिर भोज जी ने क्या किया था, पेवा अभिलेख से इनका पता लगता है कि वहाँ पर एक वो था इनका बहुत बड़ा। अब ये लगा लो कि जो इंच पे बैठा दिया था महेंद्र जी को, और कन्नौज की गद्दी पर महेंद्रपाल के समय है एक पेवा अभिलेख मिला है, जिसमें उस समय के मंदिर निर्माण के बारे में पता लगता है कि यहाँ पर किसका शासनकाल रहा है। किस अभिलेख से पता लगता है, पेवा अभिलेख से। और क्या पता लगता है कि कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठे थे, महेंद्रपाल बैठे थे। किसके पुत्र थे ये, मिहिर भोज फर्स्ट के। आपको उम्मीद है कि इतना समझ में आ चुका होगा। तो आपको बस ऐसे ही इसको एक तरह से एक लगा लो, सीरियस होके लगा लो या वैसे लगा लो, एक लगन से ऐसे अपने स्टोरी की तरह समझोगे तो आपको ईजी लगेगा। अगर आप इस चीज़ को एक तरह से बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ोगे और उसको याद करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाले हैं टॉपिक। तो अगर देखो, एक होता है कि पेड बैच आपने ख़रीद के ये चीज़ें सीखी हैं, और एक है कि आपने एक स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग अपने आप इसको क्या किया है, याद किया है। तो एक याद करने का अगर ऐसे लगाएंगे, हिस्ट्री में बोलेंगे तो इसको याद करने का यही तरीका होता है कि इसको आप क्या करो, रिलेट करके देखो कि क्या से क्या रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो स्टोरी रही होगी जब भी तो इसके ऊपर क्या है क्वेश्चन बने हैं। तो आप इसको ऐसे याद करना। उम्मीद है कि जितना करवाया आपको सही लगा होगा। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं इसको।
अब ये हो गया हमारा हर्षवर्धन काल और गुर्जर प्रतिहार वंश, और उसके बीच में था कि कौन आए थे, मिहिर भोज जी आए थे। 836 से 885 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा था, ये हमने कर लिया। उनके पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था। और उनकी क्या थी, जो एक लगा लो वो एरिया लगा लो, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूट किया था उनको, उनको था कन्नौज। और वो कहाँ थे, घोड़ों के व्यापारी के अंदर कौन सा था, वो पेहवा में। पेहवा भी लेख से ही हमें इसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये है कि एक इंसान कंटिन्यू तो रन कर नहीं सकता, तो ये तो देखो आते जाते रहेंगे, पर हमें ये देखना है कि लोकेशन पे क्या से क्या हुआ। तो उसके बाद कौन आए, हरियाणा में तोमर वंश। हरियाणा में तोमर वंश का अब बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हरियाणा में तोमर वंश के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि इस पे आक्रमण किसने किया और क्या क्या कैसे रहा। ये जितना इसमें है ये मैं अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे खुद का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा देखो ये है कि सोर्स इकट्ठा जरूर करते हैं कि आपने यहाँ से इकट्ठा कर लिया, वहाँ से कर लिया, फिर उसको एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। तब देखो हरियाणा में तोमर वंश के बारे में कि हरियाणा में जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा में तोमर वंश था। तो जिस टाइम पे मतलब हरियाणा में ये लगा लो एस्टेब्लिशमेंट लगा लो एक तरह से, कौन थे संस्थापक के रूप में, तोमर थे। तोमर वंश के होते हुए आक्रमण हो गया किसका, मोहम्मद गजनवी का। तो याद रखना कि मोहम्मद गजनवी बहुत एक लगा लो तरह से पावरफुल और ये लगा लो हार ना मानने वाला इंसान था। अगर हार हो भी गई तो ये हमें इससे सीख मिलती है कि कितना अपने लक्ष्य के प्रति वो क्या रहा था, सजग रहा था कि मेरे को तो ये अचीवमेंट करनी है। देखो कैसे बताएंगे इसको। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किया। हरियाणा पर कितनी बार आक्रमण किया उसने, 2 बार। पहली बार कब किया था, 1009 ईस्वी में। कब किया था उसने पहली बार आक्रमण, 1009 में। पर इसमें वो सक्सेस नहीं हुआ था, जीत नहीं मिली थी उसको। तो 1009 की ईस्वी में इसको क्या थी, सक्सेस ना मिलने की वजह से उसने 6 साल के बाद एक ये लगा लो 6 वर्ष के बाद 1014 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पे देखो मिस्टेक लगती है क्योंकि देखो 9 में 6 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 15। तो या तो ये होगा कि 9 ईस्वी में उसने क्या किया था, स्टार्टिंग में आक्रमण किया था उसी हिसाब से, ठीक है। तो आप ये याद रखना, इसको स्किप कर देना। पहला आक्रमण हुआ था 1009 ईस्वी में, जो कि बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पर यहाँ पे लिखा है, खुद रीड करते टाइम पे थोड़े होते हैं ना, तो उनको आप डाउट को ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो जब आप ऐसे पढ़ोगे। तो आपको याद रखना है कि 1009 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, इसमें वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, फिर दोबारा से आक्रमण किया 1014 ईस्वी में। और जब उसने 1014 ईस्वी में क्या किया, आक्रमण किया, तो गजनवी ने हरियाणा में भारी लूटपाट मचाई। और चक्कर स्वामी क्या थी, एक प्रतिमा थी जो कि इनकी थी भगवान विष्णु जी की, तो उनकी प्रतिमा को क्या कर दिया उन्होंने, नष्ट कर दिया। अब इसका हाइड कोड लगा लो कि चक्कर स्वामी मूर्ति का रिलेशन किससे है हरियाणा में, तो उसमें बोल देगा कृष्ण जी, ठीक है, कृष्ण जी के शिव जी, तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना कि चक्कर स्वामी की जो मूर्ति थी वो किसने नष्ट की थी, हरियाणा में गजनवी ने, और वो किससे रिलेटेड थी, भगवान विष्णु से। तो अब उसमें क्या था, चक्कर स्वामी महाराज को भगवान विष्णु कहा जाता था। अब ये नेक्स्ट लाइन में ही दे रखा है, तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता ही लग चुका होगा। इस मूर्ति को उसने मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया, और उसने क्या किया, वो उसको उठा के मक्का मदीना की सीढ़ियों पर ले गया, और वहाँ पर क्या कर दिया उसने, उसको रख दिया। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी ये लगा लो कि ये मूर्तियों से प्यार करने वाला नहीं था। ये क्या करता था, जहाँ भी इसको मूर्ति दिखती थी देवी देवताओं की, तो उसकी मूर्ति को क्या करता, ये तोड़ता था, और अपनी एक तरह से छवि छोड़ना चाहता था कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैं इसमें क्या हूँ, पावरफुल पर्सन हूँ। हमें इसको बस ये देखना है कि एक होता है ना कि इंसान में अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, तो हमें इसमें ये देखना है कि इसने मतलब कितना ज़्यादा क्या किया है, आक्रमण किया, और उसमें इसने हार नहीं मानी, और कब जाके क्या हुआ। देखो पहले 1009 में और फिर 1014 में, तो देखो उस चीज़ को हमने ग्रहण करना है। बाकी ये तो हमें पता है कि जो भी ये आए हैं इन्होंने क्या किया है, हमले किए हैं। तब को याद रखना है कि 1014
14 में क्या था, इन्होंने दूसरी बार सक्सेस रहा, तो आते ही इसने क्या किया, सबसे पहले चक्कर स्वामी की मूर्ति को भंग कर दिया या नष्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसको उठा के जो मूर्ति थी उनको कहाँ पे ले गया, वो दिखाने के लिए कि इस मूर्ति से पावरफुल मैं हूँ। और वो उसने क्या कर दिया, उठा के कहाँ पे ले गया उसको, वो मक्का मदीना में, और वहाँ पे उसने ये दिखाया। और मोहम्मद गजनवी मृत्यु के बाद, अब ये भी याद रखना है कि हरियाणा में मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, गजनवी को। ठीक है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब ये भी हो गया। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे मसूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। अब क्या था कि मोहम्मद गजनवी की क्या हो चुकी, मृत्यु हो चुकी, तो उनका भतीजा था। ठीक है, भतीजे का नाम क्या था, मसूद। अब इसने कंटिन्यू किया और इसने क्या कर दिया, हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट आएगा, वो शायद मतलब ये लगा लो अप डाउन हो गया, नीचे होगा वो, तो उसको भी कंटिन्यू मैं स्टोरी के माध्यम से आपको रिलेट करके बताऊंगा, अगर वो हो भी गए होगा मिसमैचिंग। तो हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद तोमर वंश की स्थापना हुई। अब ये देखो, ये यहाँ पे वो क्या हो गया, इंटर रिलेट नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये वाली चीज़ है ना, ये पहले आई है। कैसे बोल सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था, शासन रहा था। उस टाइम पे कौन थे, तोमर वंश। तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया। अब यहाँ पर क्या थे, तोमर थे जो नरेश अनंगपाल जी ने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को क्या किया, उसकी राजधानी बना दिया। इन्होंने क्या किया, दिल्ली एक नगर बसाया और हरियाणा को क्या बोल दिया, ये क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। ठीक है, और हरियाणा को उसकी क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। अब याद रखना कि जो ये अनंगपाल जी थे, इन्होंने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को क्या बनाया था, उसकी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद इन्होंने क्या किया था, इसको ऐसे ऐसे बनाया था कि एक मैं नगर बना देता हूँ और उसमें उसकी कैपिटल किसको रख देता हूँ, हरियाणा। 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी उसके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। और फिर वो बोला यह 1009 ईस्वी थी। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि 1009 ईस्वी है ना, ये तो 1000 तो ख़त्म हो चुका, तो उसके बाद काउंटिंग हो रही है, तो किस में काउंट होएगा, ये 11वीं सदी में। तो 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी ने क्या किया था, ठीक है, मोहम्मद गजनवी लगा लो या ये उसके वंशजों। अब ये महमूद गजनवी मतलब जो मसूद था उसका भतीजा, उनके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनकी भी क्या करनी पड़ी, फिर उनको आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब महमूद गजनवी के बारे में और थोड़ा ये रिलेट करके दे रखा है, ये अलग से टॉपिक बना के दे रखा है ताकि आपको ये भी याद रहे। अब ये तो आपको पता ही लग चुका है कि 1009 ईस्वी में पहले हमला किया, सेकंड में वो सक्सेसफुल रहा 1014 वाले में। और कहाँ पे हमला किया था, अभी ये बात थी कि हरियाणा में कौन सी जगह पे इसने हमला किया था, थानेसर पर क्या किया था इसने, हमला किया था। अलबरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में कांस्य निर्मित देवताओं के हाथों में चक्कर लिए मूर्तियां स्थापित थी, जिन्हें चक्कर स्वामी के नाम से जाना जाता था। अब ये अलग बुक से फैक्ट उठाया गया है। ठीक है, 1009 ईस्वी में और 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा एरिया कौन सा था, थानेसर। अलबरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिर में, अब ये क्या था उस टाइम पे, एक वो लगा लो बुक राइटर लगा लो एक तरह से, वो था, ये इसने बुक भी लिख रखी है एक, इसकी बुक का नाम था किताबुल हिंद, ऐसे बुक थी इसकी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अलबरूनी ने क्या किया उस टाइम पे, मंदिरों में जो अब हमला किया कहाँ पे, थानेसर में, तो सबसे ज़्यादा मंदिर भी कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र साइड में, तो वहाँ पे क्या थी, कंस्य निर्मित देवताओं। अब तो ये लगा लो कि इस टाइम पे मूर्ति इतनी है तो पहले कितनी रही होगी, क्योंकि ये तो मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था, तो ये देख लो। ठीक है, तो उस समय थानेसर के मंदिरों में कांस्य निर्मित देवताओं की हाथों में चक्कर लिए मूर्तियां स्थापित की थी। तो उस टाइम पे कांस्य से, धातु से निर्मित वो थी मूर्तियां थी, जिनमें क्या थी, देवी देवताएं जो देवताओं थे उनके हाथों में क्या थी, चक्कर लिए मूर्तियां स्थापित थी। तो उन्हीं से नाम पड़ गया कि कौन सी थी, चक्कर स्वामी। और सबसे फेमस कौन सी थी वो आपको बताई दी थी मैंने, विष्णु जी की। ठीक है, महमूद गजनवी द्वारा किए गए इस आक्रमण में मंदिरों में मूर्तियों का विनाश किया गया था, तो ये मूर्ति भंजक भी इसलिए कहा जाता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक जयपाल का शासन रहा। तो बोला महमूद गजनी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक था जयपाल,
उसका क्या रहा था, शासन रहा था। वो भी उस टाइम पे क्या करके गया है, शासन करके गया है। ठीक है। अल बरूनी ने अपनी रचना किताबुल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उसने बताया अपनी बुक में, कौन सी बुक थी अल बरूनी की, आपको बताई थी मैंने, किताबुल हिंद, उसमें बताया कि थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र, अगर हिंदू सबसे ज़्यादा थे ना उस टाइम पे, तो वो कहाँ थे, थानेसर में थे। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया। और ये आपको अभी लास्ट में बताया है मैंने ये वाला कि महमूद गजनवी ने जिस टाइम पे आक्रमण किया था, उस टाइम थानेसर पर कौन था, तोमर शासक था जिसका नाम क्या था, जयपाल। तो ये भी कह सकते हो कि आप किस टाइम पे हराया किसको था इसने, जयपाल राजा को। ठीक है, उस टाइम पे क्या किया था इन्होंने, उनको हराया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि इसमें नेक्स्ट स्लाइड भी थोड़ा ही है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहता है। तो ये दोनों के दोनों आपके टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जब भी, अदरवाइज मैं बोलता ही आ रहा हूँ आपको। तो अच्छा लगता है कि जब एक ये लगा लो कि इंसान प्रिपरेशन के माध्यम से आपको याद करवाना चाहता है, तो अगर आप उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा ये लगा लो ऊपर होता है कि हाँ मेरे को और वीडियो बनानी चाहिए। अदरवाइज किसी को देखो, मेरे को कोई पर्सनल प्रॉफिट तो कोई ऐसा है नहीं है, आपके लिए ही चैनल बनाया गया है। अदरवाइज मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। स्टार्टिंग करते हैं अब दोबारा से कि महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पुत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया। ठीक है, अब इसमें क्या है, महमूद गजनवी के बाद एक तो था कौन था, मसूद, और एक था क्या, मसूद का बेटा मादूद। देखो ये नेक्स्ट लाइन में दे रखा है, तो इसमें आपने ये कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, मसूद का बेटा क्या कौन था, मादूद। अब कह सकते हैं ना उसका पोता रहा होगा, कैसे कहोगे, देखो अच्छा, अब भतीजा कौन था, मसूद, है ना, तो उनका बेटा कौन था, मादूद। तो अगर मैं ये लगा लो कि भाई के लड़के का बेटा, तो वो भी तो एक तरह से पुत्र हुआ। तो यहाँ पर ये देख लेना आप। ठीक है, ये यहाँ पे मसूद लिख रखा है इसने। तो महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पुत्र मसूद ने हांसी पर क्या किया, आक्रमण किया। तो मादूद ही आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। देखो महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पुत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमार पाल देव से उसका संघर्ष हुआ जिसमें मसूद की जीत हुई। तो देखो ये भतीजा रहा है उस बुक अकॉर्डिंग। मैं इसको आपको या तो आप खुद देख लेना एक बार गूगल फैक्ट करके, इसमें मेरे को कन्फ्यूजिंग लग रहा है ये वर्ड। मसूद तो उसका भतीजा था और मादूद क्या था, उसका पोता रहा था। अब ये आप एक बार देख लेना भाई गूगल करके कि मसूद तो देखो भतीजा ही रहा है, और अब इसने बोला कि उस पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर या तो इसका मतलब वही आना चाहिए था, भतीजा। महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में इसके पुत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमार पाल देव से उसका संघर्ष हुआ जिसमें मसूद की जीत हुई। इसकी जीत हुई मसूद की। आपको मतलब इतना देखो डीपली आता भी नहीं है। देखो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो देखो जब आप इसको फैक्ट को कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्टोरी में कन्फ्यूजन हो। मैंने भी अभी देखा ये लाइन पढ़ते टाइम पे, अदरवाइज मैं आपका ये इसी टाइम पे क्या कर देता, डाउट क्लियर कर देता। इस टाइम पे मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसलिए मैं थोड़ा ये लगा लो कि सही से मेरे पे इसकी सुविधा नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये सर्च करके भी अभी बता देता। इसके साथ ही उसके थानेसर कुरुक्षेत्र सहित सारे हरियाणा पर कब्जा हो गया। तो उसमें क्या हुआ, थानेसर कुरुक्षेत्र सहित सारा हरियाणा किस पे चला गया, मसूद पर चला गया। 1043 ईस्वी में मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। अब देखो अब इसमें बता दिया कि मसूद का बेटा क्या था, मादूद, क्योंकि मैं बुक का नाम या वैसे रेफ़र नहीं कर सकता ना, तो वो उस हिसाब से मैंने मिक्सिंग कर रखी है, कई बुक से डाटा उठा के फिर डाला हुआ है। तो हर बुक के अकॉर्डिंग देखो अलग अलग दे रखा है, तो हमें तो फैक्ट को क्लियर करना है, इसलिए मैंने ये अलग अलग बुक से क्या किया है, डाटा लिया गया है। गूगल से भी डाटा उठाया जाता है, पर यह है कि एक स्टोरी को आप मतलब कितना ज़्यादा डीपली करोगे, तो उस हिसाब से मेरे को जितना इनफ लगा तो मैंने उस हिसाब से आपको करवाया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कि 1043 ईस्वी में बेटे मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। तोमर शासक कुमार पाल देव, ऊपर कौन था, कुमार पाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से मादूद को क्या कर दिया, पराजित कर दिया।
अब देखो यहाँ पे रिलेट कर रहा है ना, ऊपर उन्होंने क्या किया, तोमर शासक कौन थे, कुमारपाल। उस टाइम पे किसकी जीत हुई थी, मसूद की। फिर किसने किया आक्रमण, उनके बेटे मादूद ने। तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से मादूद को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो इनको क्या कर दिया, हरा दिया। तो कुछ और शासक भी रहे थे जिसके कारण वो क्या था, उसका ये लगा लो बेटा था, वो क्या हो गया था, हार गया था। 1043 ईस्वी में कुमार देवपाल चौहानों, परमारों तथा कलचुरियों के सम्मिलित संघ ने गजनवी साम्राज्य पर आक्रमण कर गजनवी की सेना को पराजित कर दिया था। अब यहाँ क्या हुआ कि 1043 ईस्वी में कुमार देवपाल चौहान थे जो, और परमारों और कलचुरियों के ये अलग अलग वंश के क्या रहे हैं, वो लगा लो राजा लगा लो। इन्होंने सारों ने इकट्ठे होकर गजनवी साम्राज्य पर आक्रमण किया, क्योंकि इनका कंटिन्यू क्या था, मतलब एक शासन चल रहा था। तो इनको निकालने के लिए पूरी सेना ने एकत्रित होकर इन पे हमला किया और वहाँ पर इनकी जीत हुई। जैन लेखक हेमचंद्र के द्वारा दवासराय महाकाव्य के अनुसार चौहानों तथा तोमरों के बीच संघर्ष का अंत विग्रह राज द्वारा दिल्ली तथा झांसी पर अधिकार करने के साथ हुआ। अब यहाँ क्या था, जैन लेखक कौन रहे थे, हेमचंद्र के दवासराय महाकाव्य। अब इनका नाम है दवासराय महाकाव्य के अनुसार चौहानों तथा तोमरों के बीच संघर्ष का अंत विग्रह राज द्वारा दिल्ली तथा झांसी पर अधिकार करने के साथ हुआ। तो इसने क्या किया, जो ये विग्रह राज, अब इनका नाम इसमें इतना ही दे रखा है, जो कि विग्रह राज द्वारा दिल्ली तथा झांसी पर जिस टाइम पे इन्होंने एक्वायर कर लिया ना उस एरिया को, जब हुआ, किन किन के बीच में हुआ था, चौहानों तथा तोमरों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। और उसमें क्या हुआ, जो ये थे विग्रह राज, इन्होंने दिल्ली तथा झांसी के इस पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब उससे आगे क्या था, चौहान वंश का मतलब स्टार्टिंग हो गया था, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। इतना देख लो फिलहाल कि 1037 ईस्वी में जब हरियाणा पर आक्रमण किया, तब झांसी के राजा कौन थे, कुमारपाल। वो ऊपर आपको मैंने बता ही दिया है ना। तो अनंगपाल द्वितीय 1051 से 1081 तक कुल कुमारपाल तोमर की मृत्यु के बाद अनंगपाल द्वितीय तोमर गद्दी पर बैठे। तो ये क्या था फिर, मतलब कुमारपाल तोमर की क्या हो चुकी, मृत्यु हो चुकी, और उनके बाद कौन बैठे, अनंगपाल द्वितीय। तो ऐसे क्या थे, ये इन्होंने ये वंश चलाया। ये लास्ट की मतलब दूसरी बुक से उठाया गया सोर्स है, आपको उसमें पजल नहीं होना। आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वंश करवा दिया आपको, ठीक है। महमूद गजनवी के बारे में बता दिया, उनके बेटे के बारे में बता दिया। उसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होना, क्योंकि देखो या तो मादूद आएगा या क्या आएगा, मसूद आएगा। उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अदरवाइज आप क्या करोगे, देखो अगर आप में क्यूरियोसिटी है कि हाँ मेरे को तो ये जानना है, तो आप इसको भी क्या कर लोगे, सर्च कर लोगे, ठीक है। और ये मतलब एट अ टाइम ही हुआ, और मेरे भी से इसको भी पूरी कोशिश की जाएगी, मतलब हर चीज़ में एक भी तरह का आपका क्या ना रहे, डाउट ना रहे। पर फिर भी देखो एज ए स्टूडेंट में कहीं ना कहीं तो देखो कमी निकली जाती है, तो आप उसको दूर कर सकते हो, आप खुद के माध्यम से भी और मेरे माध्यम से भी वो क्या करवाया जाएगा। आशा है कि जो मैंने आपको करवाया है, जितना करवाया है, एक तरह से देखो मैं टीचर तो कह नहीं सकते हो कि हाँ कि मैं हर चीज़ के बारे में ज्ञाता हूँ, तो जितना मेरे को आता है तो देखो मैंने उतना आपको करवाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एक तरह से आपके नीड की ज़रूरत लगा लो मेरे को है। अगर आप ही सपोर्ट करोगे तभी मेरे में थोड़ा मोटिवेशन लगा लो, अपर होगा कि हाँ मेरे को आगे भी वीडियो डालनी चाहिए। और इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।